चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं 11th के बच्चों के लिए मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी लेकर आई हूँ, रजनी। इससे पहले मैं आप लोगों को भारत माता नामक गद्य खंड में से कहानी पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए पहले जानते हैं मनु भंडारी जी के बारे में। मनु भंडारी जी, जिनका जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, ये सब इनकी कहानियां हैं। और कुछ इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। मनु भंडारी जी उस समय कहानी में सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था, अर्थात चरम सीमा पर था। नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया, उसमें मनु भंडारी जी का विशेष योगदान रहा है। और उनकी कहानियाँ जो हैं वो पारिवारिक जीवन में नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। अब मनु भंडारी द्वारा जो पटकथा रजनी है, इसका भाग इन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। अब देखिए कि पटकथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट यानी कि फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है, या फिर यूं कहें कि टेलीविज़न के लिए भी होती है। मूल बात ये है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरीके से कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। अब ये जो रजनी है, ये 90 दशक का एक बहुत चर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब कि टीवी पर हम लोग और बुनियाद जैसे डेली सोप दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। देखिए, रजनी जो है एक ऐसी कहानी है कि जिसमें कई पात्र हैं। रजनी हैं, लीलाबेन हैं, कांति भाई हैं और उनका एक बेटा है अमित, रजनी के पति भी हैं। तो कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि रजनी जो है वो इनके अपने पास के फ्लैट में जाती है और वहाँ पर जो उसकी पड़ोसिन है उससे कहती है कि आज हम लोग बाज़ार चलते हैं। तो वो कहती है, दूसरी स्त्री कहती है कि चलना तो था, पर बेटा जो है अमित वो रिजल्ट लेकर आ रहा होगा और उसका रिजल्ट निकल रहा है, इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर ये जो रजनी नामक किरदार है वो बच्चे के साथ में बड़ी घुल मिल गई है और बच्चा उसको आंटी कहकर बुलाता है। तो उसने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है और अब मैं आ गई हूँ तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊँगी, क्योंकि बच्चा जो अमित है वो काफ़ी पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो ऐसा सजेस्ट करती है कि वो फर्स्ट आएगा। और उसकी माँ से जो रजनी की पड़ोसन है लीलाबेन, उनसे कहती है कि बढ़िया मिठाई खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है। पड़ोसन कहती है, हाँ मैं मिठाई खिलाऊंगी और मैंने मिठाई मंगवा कर रख ली है।
धीरे धीरे बातें चलती रहती हैं। तभी वो आ जाता है, बच्चा आता है अमित, और वो कहता है, आके कहता है कि अभी मैं अपना रिजल्ट लाया हूँ, लेकिन उसका कुछ मुंह जो है वो उतरा हुआ है। रजनी उससे कहती है कि तुम तो बहुत मेधावी बच्चा हो, मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे हो, और तुमने इतना अच्छा पेपर किया है, उसमें देखना कि तुम आगे जाकर बहुत कुछ करोगे। तो उसकी माँ कहती है कि बस ये सभी का आशीर्वाद है कि बेटा आगे बहुत अच्छा निकल जाए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। तभी बच्चा आता है, अमित आ जाता है रिजल्ट लिए हुए, लेकिन उसका रिजल्ट इस बार कुछ अच्छा नहीं आया है और उसको मैथ्स में कम नंबर मिले हैं। अब वो जैसे ही आता है रिजल्ट ले करके, तो उसका मूड कुछ उखड़ा हुआ है और आते ही अपनी माँ से कहता है कि देखिए मेरे रिजल्ट का क्या हुआ है, मैंने कितना कहा था कि मेरी मैथ्स की ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, और वही हुआ है। तब आगे बढ़कर वो रजनी आंटी जो बच्चे की हैं वो देखती हैं कि रिजल्ट देखें ज़रा, और उन्होंने मतलब रिजल्ट देखना शुरू किया। तब तक बच्चे की माँ जो है वो कहती है कि मैथ में तो तुमने अच्छा पेपर किया था और तुमने घर आकर रिवाइज भी किया था, अपने पापा को करके भी दिखलाया था और पेपर पूरा सही था, और उसमें बताया था पापा ने तुम्हारे कि तुम्हारे 95 नंबर आएंगे, लेकिन इसमें तो रिजल्ट में काफ़ी कम नंबर आए हैं। तो वो कह रहा था, बच्चे ने कहा कि कम तो होंगे ही, क्योंकि सर जो थे मैथ्स के वो बार बार बच्चों को फोर्स कर रहे थे कि ट्यूशन ले लो, ट्यूशन ले लो, नहीं तो बाद में रोना मत। अब बच्चे की माँ जो लीला है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि पहले तुम्हें अंग्रेजी में परेशानी थी तो मैंने वो ट्यूशन लगवा दी, अब 2-2 विषयों की ट्यूशन और फिर ऊपर से लंबी चौड़ी फीस है, इतना हर कोई या मीडियम क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब इतना वो भार नहीं उठा सकते हैं बच्चे की पढ़ाई का। और वो मन ही मन बड़बड़ाती है कि ये तो बहुत गलत हुआ कि सारा पेपर ठीक था फिर भी नंबर काट लिए गए हैं। अब जो रजनी है वो एकदम बहुत ही तेज तर्रार लेडी है, वो कहीं भी कुछ भी बोल सकती है और उसको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। वो एकदम से अपने मन में सोचती है और एकाएक उठ पड़ती है और बच्चे को अपने पास लेकर कहती है कि तुम रो नहीं, मैं जो कुछ तुमसे पूछती हूँ वो तुम मुझे बताओ और इसको मैं देखूँगी कि स्कूल जाकर मुझे क्या करना है। अमित ने रोते हुए सब कुछ बताया कि मैंने जो था पापा के सामने पूरा पेपर हल किया था और मैंने कहीं उसके आंसर नहीं देखे थे, ना ही किसी दोस्त से पूछा था, क्योंकि मुझे जो था वो सारे सवाल आते थे। अब रजनी थोड़ी जांच पड़ताल करती है और कहती है कि आपके सर कौन हैं, तो बताता है कि मिस्टर पाठक जो हैं वो मैथ पढ़ाते हैं। फिर रजनी पूछती है कि उनसे कितने बच्चे ट्यूशन लेते हैं, तो उसने बताया कि शुरुआत में तो केवल 8 बच्चे ही ट्यूशन लेते थे, लेकिन जब फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम के बाद कुछ बच्चों के ऊपर और दबाव बनाया गया और उन्होंने ट्यूशन ले ली। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। तभी से सर मुझसे भी कह रहे थे कि ट्यूशन ले लो, हाफ ईयरली में तो तुमने ठीक किया है, 96 नंबर आए हैं, इसी से बताया कि क्लास में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम में भी अच्छा पेपर हो, क्योंकि हाफ ईयरली पेपर आसान है। अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। उन्होंने आगे और भी हवाला दिया कि 7 बच्चों ने ट्यूशन शुरू भी कर दी है।
अब बच्चा काफ़ी परेशान था कि देखिए, जब बच्चे के ऊपर स्कूल में दबाव होता है और बच्चा इनोसेंट होता है, वो स्कूल में जैसे टीचर्स को सुनता है कहते हुए, वो आकर वही फरमाइश अपने घर पर करता है। लेकिन ये गलत है माध्यम। जब माँ बाप एक इतनी लंबी चौड़ी मोटी रकम फीस की देते हैं, फिर ट्यूशन लगाने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन आज समाज में शिक्षा का व्यवसाय बना दिया गया है। जब स्कूल में बेस्ट टीचर होते हैं, फिर भी न जाने क्यों टीचर्स बच्चों पे बोझ डालते हैं कि हर सब्जेक्ट की ट्यूशन ले लो वरना फेल हो जाओ। लेकिन इनसे कोई ये नहीं पूछता है कि यदि स्कूल में अच्छी पढ़ाई सुचारू रूप से हो तो बच्चा क्यों फेल हो जाएगा। आप लोगों को उसकी तनख्वाह मिलती है। रजनी इन सब बातों को सोच ही रही थी और उसने अपना मन बना लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और स्कूल में जाकर अमित की कॉपी भी देखूंगी, हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल से शिकायत भी करूंगी। अगले दिन उसने क्या किया, जाने के लिए तैयार हो गई और वो निकल पड़ी स्कूल के लिए। अमित की माँ लीलाबेन जानती थी कि रजनी का ऐसा ही है और वो जाकर वहाँ पर जाने क्या बोल देगी, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा समझाया। बोली कि देखिए ठीक है, अब वहाँ जाकर कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि बच्चे को पढ़ना वही है, इसलिए वहाँ किसी तरीके की कोई कहा सुनी हो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे को इसी स्कूल में ही रहना है, तो इन लोगों से झगड़ा कैसा। अब रजनी ने कहा कि जो भी लोग जुल्म ज्यादती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। इसके लिए क्या कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, गलत बात को गलत नहीं ठहराएगा, सही बात कहने में क्या डरना है। तुझे तेरी माँ को, अरे जब बच्चे ने सारा पेपर सही ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। अब रजनी इस बात पे बहस कर रही थी कि हम अमित की कॉपी देखेंगे और ताकि हमको ये पता लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित ने कहा, बता तो दिया आंटी। रजनी, ठीक है तो अब बैठ कर रो, तुम माँ बेटे दोनों। वो गुस्सा हो जाती है और अपने फ्लैट में चली जाती है। लेकिन उसकी माँ समझ रही है कि अब ये रजनी जो है, जो पड़ोसन है, ये कोई मुसीबत ना खड़ी करे। अगले दृश्य में देखते हैं कि रजनी जो है दूसरे दिन स्कूल पहुंच जाती है और वहाँ पर चपरासी को पर्ची देकर अंदर खबर भिजवाती है कि मैं हेडमास्टर से मिलना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अब रजनी और हेडमास्टर की आपस में क्या बातचीत होती है। रजनी हेडमास्टर के सामने जाकर बैठती है। मास्टर जी पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी ने तुरंत ही अपना जो क्वेश्चन था वो कहा कि मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। ईयरली एग्ज़ाम की कल ही इसका रिजल्ट निकला है। अब हेडमास्टर ये बात सुनते ही अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि रजनी जो थी वो स्कूल पहुंच जाती है और अपनी बात को हेडमास्टर के सामने रखती है कि मुझे अमित सक्सेना की कॉपी देखनी है मैथ्स की, जिसमें कि उसे 72 नंबर मिले हैं, जबकि उसने पूरा पेपर हल किया है। मास्टर जी कॉपी दिखाने के लिए मना करते हैं। रजनी उनसे बहस करती है कि मुझे कॉपी इसलिए देखना है कि बच्चे के नंबर किस गलती पे काटे गए हैं या कि जानबूझकर उसको नंबर कम दिए गए हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ।
आगे हेडमास्टर जी कहते हैं कि आप मेरा समय बर्बाद कर रही हो और फाइनल की कॉपियां देखने का कोई भी नियम नहीं है। तो रजनी जो है वो व्यंग से कहती है कि यानी कि आपका स्कूल जो है बहुत नियम से चलता है, तभी तो इस तरीके से गड़बड़ घोटाले होते हैं, लोगों को ट्यूशन के लिए फोर्स किया जाता है। यदि कोई बच्चा ट्यूशन नहीं लेना चाहता है तब भी उसे कहा जाता है बार बार कि ट्यूशन लेना आवश्यक है और नहीं तो बाद में पछताओगे। बच्चे को क्यों मजबूर किया जाता है? ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? अब रजनी की बात सुनकर मास्टर जी कहते हैं कि ये देखिए, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का उनका आपसी मामला है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं, इसमें स्कूल को क्या करना या स्कूल इसमें कहाँ आता है? ना स्कूल के नियम इस बारे में हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो रजनी कहती है कि यदि आप वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो आगे अपनी झुलझुलाहट उतारते हुए कहती है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्यूशन के नाम पर धांधली चल रही है और इससे मासूम बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, अभिभावक जो हैं वो बेवजह दिक्कत उठा रहे हैं। हेडमास्टर साहब गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। रजनी कहती है कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्कूल में उन टीचर्स को बाहर करिए जो इस तरीके का गंदा घिनौना कार्य करते हैं, ट्यूशन के नाम पर पैसा बटोरते हैं। और यदि आपसे कुछ नहीं होता है तो अब मैं ही कुछ करूँगी, देखिएगा। चपरासी अंदर ही था और हेडमास्टर ने उस पर गुस्सा होते हुए कहा कि कैसे कैसे लोगों को अंदर भेज देते हो। अब रजनी के जाने के बाद में जब वो अंदर अपने घर में आती है तब उसके घर में आकर के वो कुछ अपसेट थी। तब उसके पति पूछते कि आज तुम कहीं गई थी, क्योंकि मैंने अपनी फाइल मंगवाई थी और तुम घर पर नहीं थी। रजनी फिर गुस्सा हो जाती है कि मुझे क्या पता था कि घर पर फाइल रह गई है और उसके लिए मुझे घर पर बैठना चाहिए। रजनी जो है घर पे बैठकर चाय पी रही है, उसके बाद में वो सारी बातें बताती है कि कैसे उसने मास्टर साहब की बोलती बंद कर दी। अब उसके पति कहते हैं कि अच्छा, जो मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी इससे क्या मतलब है, तुम्हें इससे क्यों परेशानी है, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जाता। तो रजनी कहती है परेशानी किसी की भी हो, यदि इस तरीके की कोई गलत कार्य करता है तो क्या किसी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? दुनिया में क्या सबको चुपचाप बैठा रहना चाहिए? तो वो कहते हैं कि क्या सारी दुनिया का ठेका तुम्ही ने ले रखा है? तब रजनी फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि गलती करने वाला तो गुनहगार है ही, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं है। जैसे कि अमित के माँ बाप हैं, इसी तरीके से हजारों हजारों माँ बाप, उनका सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की अनेक प्रकार की गड़बड़ियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम, हमें क्या करना है, वो अपने पति पर मतलब कटाक्ष करती है तो वो कहता हमें क्या करना है, तुमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। तो रजनी फिर गुस्सा आ जाती है और गुस्से से अंदर चली जाती है। अगले दिन उसने अगला कदम उठाया और वो सीधे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पहुंच जाती है। रजनी कहती है कि अब वो आगे बढ़कर जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में जाकर शिकायत करेगी।
अब वहाँ भी जाती है तो देखती है कि ऑफिस के बाहर मिलने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। रजनी भी अपनी पर्ची अंदर भिजवाती है चपरासी के द्वारा, और चपरासी कहता है कि साहब अभी बिजी हैं, आप बैठ जाइएगा, आपको बुलाया जाएगा, तब आप अंदर जाके बात कर सकती है। देखिए यहाँ पे अभी कितनी विडंबना है समाज की, कि आज हर तरफ इस तरीके से सरकारी वक्त को जाया किया जाता है। कोई भी कार्य किसी का टाइम से नहीं होता है। ऑफिसर्स टाइम की कीमत को नहीं समझते हैं। बेचारे कार्य करवाने वाले लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और उनका कार्य समय से पूरा नहीं होता है। रजनी कुछ देर तक वहाँ पर बैठी रहती है, लेकिन एकाएक अचानक वो उठती है और कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर घुस जाती है। अंदर वो क्या देखती है कि निदेशक साहब जो हैं वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने रजनी को देखते हुए ही कहा कि आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था। रजनी ने भी गुस्से में कहा कि स्लिप तो घंटे भर से आपकी चपरासी की जेब में पड़ी हुई है, और शायद 2-4 दिन तक पड़ी ही रहती और हम चक्कर ही लगाते रहते। फिर निदेशक ने पूछा कि आप कौन हैं, आपको क्या काम है। तो रजनी आगे अपने काम को बताती हुई कहती है कि मैं स्कूलों, मतलब विशेषकर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में, या उनके आपस में क्या तालमेल है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। अब जो निदेशक साहब हैं वो कहते हैं क्या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या। रजनी बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब आगे इन लोगों का वार्तालाप होने लगता है, तो उनसे जानकारी लेते हुए रजनी कहती है कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता देते हैं, उन्हें बोर्ड शायद 90% की मदद देता है। तो निदेशक साहब कहते हैं हाँ जी देता है। वो बड़े गर्व से बोलते हैं कि बोर्ड का काम ही है कि शिक्षा का उचित रूप में प्रचार प्रसार किया जाए और जितना भी हो सके सहयोग किया जाए। ये हमारी ड्यूटी है मैडम। रजनी ने कहा जब इतनी बड़ी एड देते हो तो आपका कोई कंट्रोल भी स्कूलों पर होता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं, स्कूल मानते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है सिलेबस फाइनल करता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स बोर्ड ही कंडक्ट कराता है। और स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स के बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। मतलब सब बातों को कहने के बाद में रजनी ने अपनी प्रमुख बात को रखा कि जो स्कूल में लूट के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर जो ये धंधा चलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या अधिकार है प्राइवेट स्कूलों पर आपके बोर्ड का। निदेशक ने कहा इसमें धंधे की क्या बात है। जब बच्चा कमज़ोर होता है तो उसके माँ बाप ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन यदि बच्चा अच्छा, रजनी बीच में ही बात काटती है कि यदि बच्चा अच्छा है, 100% नंबर लाता है, तब भी उसको फोर्स किया जाता है ट्यूशन लेने के लिए। बच्चे को काट कर 72 नंबर दिए जाते हैं, जबकि मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद भी उसके नंबर काट लिए जाते हैं, और इस बात की सज़ा दी जाती है कि उसने ट्यूशन क्यों नहीं लिया, और उसका जो टीचर है उसे बार बार ट्यूशन लेने के लिए कहता है। तब निदेशक साहब जो हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे मास्टर, ऐसे हेड मास्टर के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, और ये प्रिंसिपल का काम है। रजनी फिर बोलती है क्या खूब आप भी कहते हैं, हेड मास्टर को क्या एक्शन लेना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब कौन करेगा मैं पूछती हूँ। ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने कार्य को तोड़ने के लिए दखलंदाजी किसी करनी चाहिए, आपको, आपके बोर्ड को।
निदेशक ने कहा कि अभी तक तो इस संबंध में कोई भी शिकायत जो है हमारे पास नहीं आई है। अब इस तरीके का मामला जो आप लेकर आई हैं ये चिंता का विषय है और इस संबंध में बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं है। आप कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रखते हैं हम लोगों के पास। तभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। अब वो अपना कार्य बताने लगते कि हम लोगों के पास में बहुत ही आवश्यक कार्य का बोझ रहता है और अब तो नई शिक्षा प्रणाली जो है उसके संबंध में हम लोग कार्य करने में जुटे हुए हैं। रजनी भी व्यंग करती है और कहती है नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेद जो हैं, इसमें जो गड़बड़ है, घोटाले हैं, इनको तो रोकिए, वरना जो बच्चों के भविष्य के साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी गड्ढे में चली जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। आप ही पहली महिला हैं जो इस तरीके की सोच रखती हैं और शिकायत लेकर आई हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा देती हूँ। अब वो बहुत ही झुंझला जाती है और कहती है यदि मैं अकेली हूँ तो अब से मैं आपके पास इस शिकायत का बहुत सारे आवेदन भिजवा दूंगी या बहुत से लोग शिकायत लेकर आ जाएंगे। अगले उसमें वो जा कर के रजनी जो है अपना अगला कदम उठाती है, क्योंकि वो शांत बैठने वाली नहीं है और इस गलत कार्य को रोक कर ही दम लेगी। और इसके लिए उसने अगला कदम उठाया। अखबार के ऑफिस में जाकर, दफ्तर में जाकर वो संपादक से मिलती है, अपनी समस्या को बताती है कि इसको मुझे रोकना है और इसे एक बड़ा आंदोलन का रूप देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। संपादक भी उसका साथ देता है और कहता है बिल्कुल, इस शिक्षा के रूप में समाज में फैली हुई दुकानदारी को बंद ही होना चाहिए। रजनी बहुत खुश होती है और महसूस करती है कि ऐसा अगर हो जाए तो कितना बदलाव आएगा समाज में, लोग कितना फ्री महसूस करेंगे, लोगों पे बर्डन नहीं होगा, बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे और अभिभावक के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। इस करारे व्यंग से वो समाज के लोगों के ऊपर चोट करना चाहती है कि आखिर हर कोई आंख मूंद कर नहीं रह सकता है, किसी न किसी को तो इसके खिलाफ कोई नियम बनाना ही होगा। कितने पेरेंट्स को इससे राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। संपादक बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं मैडम, मैं आपकी सारी तकलीफ और सारी बात समझ गया हूँ। रजनी इनसे कहती है तो फिर हमारा साथ दीजिए और इस इशू को इतना उठाइए, इसके बारे में इतना लिखिए कि हर एक इसके साथ जुटकर आपके मुहिम में आपका साथ दे पाए। संपादक ने भी आश्वासन दिया और कहा कि मैं अमित के उदाहरण से आपकी सारी बातें नोट कर ली हैं और इसके लिए एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी बहुत प्रसन्न हो जाती है और अगली 25 तारीख को उसने बताया कि पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। अब उसने कहा कि इस खबर की सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाए। यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर सूचना पहुंचाएंगे तो मुश्किल से थोड़े लोग ही संपर्क में आएंगे और वह भी अधिक लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सब लोगों के आने के लिए एक साथ सूचना दीजिए। उन्होंने कहा आप ऐसा छापिए कि हर एक को ये खबर एक साथ मिल सके, ताकि काफ़ी लोग इसके साथ, इस मुहिम के साथ जुड़ सकें और इसका फ़ायदा हर बच्चे को मिल सके। आगे जब सभी तैयारी हो जाती हैं तो हॉल में रजनी जो है बैठी हुई है, फिर वो मंच पर माइक लेकर आती है
और उसने वहाँ पर लोगों को संबोधित करना शुरू किया और उसका संबोधन कुछ इस प्रकार से था। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थित और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ भी अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है, क्योंकि उनकी माँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जैसे भी घर के और बाहर किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को घर पर पढ़ाते नहीं। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन आवश्यक हो जाती है। पर तब रजनी को बहुत ही अच्छा लगा कि जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि मंडल ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है। अब देखिए, जब रजनी ने ये मुहिम चलाई और वो संबोधन कर रही थी, तो वहाँ पर टीचर्स, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे, उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल आया और उन्होंने भी अपनी समस्या को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कई स्कूल ऐसे हैं जो कम तनख्वाह देते हैं, जिसमें हम लोगों का गुजारा नहीं होता है। तो हम यदि ट्यूशन ना करें तो हम कैसे अपना गुजारा करें। कई जगह उन्होंने फिर आगे और भी कमियों को उजागर करते हुए बताया कि कई जगह तो ऐसी भी हैं कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। इसके बाद में वो रजनी बोलती है कि अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। अब रजनी की ऐसी बातें सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट होती है। हाल जो है, सारा हाल गूंज उठता है तालियों की गड़गड़ाहट से। अब ये सब कार्यक्रम समाप्त हुआ। रजनी सुबह अपने घर में कार्य कर रही थी, तभी उसके पति आते हैं और उन्होंने रजनी से कहा कि अरे रजनी सुनो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी जल्दी से भाग कर आती है और अखबार को पढ़ने लगती है और उसके मुख पर संतोष और प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अब वो सोचती है कि जिस तरीके से इस कार्य को हमने लगकर इसकी सारी कमियों को उजागर किया है, उसी तरीके से यदि समाज में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाए तो हर तरफ से समाज की गंदगी दूर हो सकती है। ये अन्याय का दौर चल रहा है, ये रुक सकता है। रजनी ने बड़े ही गर्व से कहा कि 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद अब उसके पति को उसके ऊपर बहुत गर्व होता है और वो कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। उसी समय अमित के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उस दिन जो तुम्हारी रसमलाई रह गई थी, क्योंकि तुम अचानक उठकर चली गई थी, आज वह खाओ और सबके हिस्से को तुम ही खाओ, क्योंकि तुमने एक
बहुत ही बढ़िया कार्य किया है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस तरीके से ये रजनी नामक कहानी समाप्त होती है और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर या पैराग्राफ देकर जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसको कर सकेंगे। कहानी यदि पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। नमस्कार बच्चों।